नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विजया डालमिया जी की रचना कैसा है ये बंधन। दो माँ और एक बेटे की अनोखी कहानी। राजी एक अरसे के बाद अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। आंखों में अतीत की यादों की बारिश से हर पल भीगते भीगते उसे पता ही नहीं चला कि कब नागपुर आ गया। बस अब थोड़ी ही देर में मैं और लता आमने सामने होंगे। 25 साल में वह कितनी बदली होगी, यही सब सोच रही थी। तभी एक सुंदर सा लड़का खिड़की से झांक कर बोला, आप राजी मासी है ना? मेरे हाँ कहते ही वह तुरंत अंदर आकर मेरे पैर छूकर सामान समेटने लगा। मैं आंखों में आश्चर्य लिए उसे देख रही थी। उसकी आवाज और उसका चेहरा मुझे खींच रहा था। उसने कहा, प्रणाम मासी, आइए गाड़ी में बैठिए। आवाज में वही मधुरता, वही शालीनता, वही खनक जो मुझे अजीज थी। रास्ते में चंद औपचारिक सवालों के साथ हम घर पहुंच गए। सामने ही गेट पर लता खड़ी थी, वैसी की वैसी। समय की रफ्तार ने उसे शायद ढलने ही नहीं दिया। वही चेहरे पर शांत मगर कातिलाना मुस्कान, लंबी लहराती चोटी की जगह जरूर जूड़ा नजर आ रहा था, जिसके चारों तरफ लग गई गजरे ने उसे बेहद खूबसूरत बना दिया था। उसका फेवरेट कलर ब्लू, उसी रंग की साड़ी में वह मुझे खुले आसमान की तरह नजर आ रही थी। वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हम दोनों ही निशब्द थे। आंखों ने आंखों से जाने क्या बात की और बस अविरल अश्रुधारा बहने लगी। तभी अंदर से आती एक आवाज ने मेरा ध्यान बांट दिया। अरे, वही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? वह तुरंत पलटी और कह उठी, हाँ आ रहे हैं। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, चल। पर मैं जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। यह आवाज, यह तो विजय की आवाज है। तो क्या विजय भी आया हुआ है? हमें पता नहीं होता कि हमारा अतीत कब हमारे सामने आ खड़ा होगा। दिल में ढेरों सवाल व आंखों में एक आश्चर्य लिए मैं विजय को देखने लगी। हाँ, वही तो है जिसे देखकर मेरी पलकें झपकना भूल जाती थी, लब खामोश हो जाया करते थे। इतने सालों बाद भी कुछ नहीं बदला था। वही विजय, वही मैं, वही लता और वही खामोशी। लता मेरी हालत समझ रही थी। मुझसे कहने लगी, पहले अदरक वाली चाय पी, फिर आराम से हम बातें करेंगे। विजय, तुम भी आज तो अदरक की चाय पी ही लो। कहकर उसने विजय के जवाब का इंतजार किए बिना ही उसे चाय थमा दी। हम तीनों खामोशी से चाय पीने लगे। हमेशा की तरह विजय ने कहा, लो थोड़ी सी चाय और पी लो। सुनते ही आंखें गीली हो गई और मैं बोल उठी, नहीं रहने दो, मुझे जूठन नहीं पसंद। और लता से कहने लगी, मैं फ्रेश होना चाहती हूँ यार। वह मुझे वॉशरूम तक ले गई। वॉशरूम तो बहाना था, दरअसल आंखों को बहना था, जिसके लिए वॉशरूम से अच्छी दूसरी कोई और जगह मुझे नजर नहीं आ रही थी। एक सवाल हथौड़े की तरह मेरे दिलो दिमाग पर वार किए जा रहा था, विजय और यहाँ? तभी लता ने बाहर से दस्तक दी। राजी, सब ठीक तो है ना? मैंने तुरंत आवाज को शनियत करते हुए कहा, हाँ, और पानी के छींटे मुंह पर मारने लगी ताकि आंसुओं का रंग उनमें मिलकर धुल जाए। मेरे बाहर आते ही लता ने मुझ पर गहरी नजर डाली और कहा, चल थोड़ा आराम कर ले। मैं जानती हूँ तेरे भीतर जो तूफान उठ रहा है उसे। मैं थके कदमों से उसके साथ उसके रूम की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर धीरे से पलंग पर बैठ गई। ना जाने क्यों मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी उस पलंग पर बैठने की, पर लता ने मेरे भावों को जैसे पढ़ लिया। कहने लगी, तू आराम से लेट जा। ना जाने क्यों मैं खुद एकांत चाह रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर कभी कभी हमारा चेहरा ही सब कुछ कह जाता है। वह चली गई।
जाते जाते रेडियो ऑन कर गई, जिसमें गुलाम अली की गजल आ रही थी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, और बस उन्हीं लाइनों के साथ मैं अपने उन पलों को जीने लगी जहां शरारत, मोहब्बत और तकरार थी, जहां मैं एक अलहड़ लड़की थी। विजय, मेरे बाल मत खींचो कहकर मैंने उसे घूर कर जैसे ही देखा, वह तुरंत बोल उठा, मैंने नहीं खींचे, यह झाड़ी है ना, इसी में अटके हैं तुम्हारे बाल। तभी लता आई और कहने लगी, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, लो आइसक्रीम खाओ। मैंने जैसे ही आइसक्रीम लेनी चाही, विजय ने आइसक्रीम गिरा दी। क्या विजय, तुम भी? जैसे ही मैंने कहा, लो मेरी खा लो, कहकर अपनी खाई हुई आइसक्रीम मुझे दे दी। लता मुस्कुराते हुए हम दोनों को ही देख रही थी। विजय ने पता नहीं लता के कान में जाकर क्या कहा कि वह हंसने लगी। मैं उसे बार बार पूछ रही थी कि क्या बोला विजय ने, पर वह हंसती रही और फिर मैं भी हंसने लगी। ये था हमारा यकीन एक दूसरे पर। विजय था तो लता का टाइप का, थोड़ा गंभीर, पर जब देखो तब उसकी शरारतों का केंद्र बिंदु मैं ही होती थी। एक रोज घर के करीब पान ठेले पर दो लड़कों ने मुझ पर पत्तियां कस दी। विजय ने जैसे ही सुना वह उधर मुड़ा। पान ठेले पर जितने भी पान पानी में डुबाए हुए थे, सारे एक साथ उठाए और वह पानी उनके मुंह पर डालते हुए कहने लगा, आइंदा ख्याल रखना, कुछ भी कहने से पहले। मैं उस दिन मन ही मन बेहद खुश कि विजय जो हमेशा मेरी आइसक्रीम गिरा देता है, वह कम से कम मुझे तो कभी नहीं गिरने देगा। फिर अचानक एक दिन यह भेद भी मुझ पर लता ने खोल ही दिया कि अरे यार, तुझे सर्दी न लग जाए इसीलिए वह तेरी आइसक्रीम गिरा देता है। दूसरा, उसे बहुत अच्छा लगता है जब तू उसकी झूठी आइसक्रीम खाती है। सुनकर मैंने कहा, यह बात विजय खुद भी तो मुझे बता सकता था। तब लता ने कहा, राजी, हर बात बोलकर नहीं बताई जाती। तूने कभी उसकी आंखें पढ़ी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए प्यार मचलता है? और मैं तो यह भी नहीं कह पाई लता से कि मैं भी तो उससे चाहती हूँ, पर कह नहीं सकती क्योंकि मुझे पता था मेरे घर वाले इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। पर प्यार रोके कहाँ रुकता है। हम डेली मिलते थे, अगर एक रोज भी नहीं मिलते तो जैसे समय हमारे लिए वही रुक जाता था। एक बार किसी काम से मुझे अचानक ही सतना जाना पड़ा। यह पहला मौका था हमारा एक दूसरे से इतने दिनों तक दूर रहने का। वहाँ पहली बार बहुत सी बातें महसूस हुई और तब मुझे लगा कि मैं विजय के बिना नहीं रह पाऊंगी। यह सोचकर मैंने एक फैसला किया और वहां से आते ही सबसे पहले यह बात मैंने लता से शेयर की। वह धीरे से मुस्कुराकर कहने लगी, प्यार तो होना ही था, लेकिन मेरे घर वाले। उसने कहा, इंतजार कर, देखते हैं हम उन्हें किसी तरह कंसीव कर सकते हैं। इतने में ही विजय आते हुए दिखा। मैंने गौर से देखा तो पाया उसका चेहरा काफी सुस्त दिख रहा था। मैं उसे देखती रही और वह मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मौन ने मौन से बातें की और तभी लता की आवाज ने हमें चौंका दिया। चलो अदरक वाली चाय पीते हैं। हर बार की तरह विजय ने थोड़ी चाय पीकर मुझे अपना कप थमा दिया और मैं पहली बार कुछ अजीब सी फीलिंग के साथ चाय पीने लगी। हालांकि ऐसा कितनी ही बार हुआ था, पर तब कुछ महसूस ही नहीं होता था। सच है, बात तो फीलिंग की ही होती है ना। भावनाएं बदलते ही एहसास भी बदल जाते हैं। अब वह मेरी धड़कन बन गया था। एक पल भी उसके बिना गवारा नहीं। फिर हमने भेड़ा घाट देखने के लिए जबलपुर जाने का प्लान बनाया। लता ने घर वालों से जिद करके
परमिशन ले ली। हमने जानबूझकर बाई रोड जाने का प्लान बनाया ताकि ढेर सारी मस्ती सारे रास्ते कर सके। जब हम वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। पूर्णिमा की रात थी। कहते हैं चांदनी रात में भेड़ा घाट की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। हम सीधे वहीं गए। लता तो प्रकृति प्रेमी थी ही, पर भेड़ा घाट की खूबसूरती ने विजय को भी शायर बना दिया था। दूधिया रंग की तेज जलधार, चमकता चांद और झरने की आवाज सब मिलाकर हमें लुभा रहे थे। हम तीनों ही खामोशी के साथ प्रकृति में लीन हो गए थे। अभी विजय गाने लगा, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। हमने पहली बार उसे गाते सुना तो हम दोनों एक ही स्वर में कह उठे, यार तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। फिर क्या था, उसकी सधी आवाज और हमारी बेसुरी आवाज में हमने गानों को बेहद एंजॉय किया। ना जाने कहां कहां से चुन चुन कर पुराने गाने याद किए जा रहे थे। रात गहराने लगी। हमारे कदम होटल की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर मैं और लता एक रूम में तथा विजय दूसरे रूम में चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह आया और कहने लगा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हम लोग तब तक चेंज कर चुके थे। मैंने कहा, नेकी और पुछ पुछ। बस फिर हम लोगों को टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। हमने यह भी नहीं देखा कि लता सो चुकी है। जैसे ही यह ख्याल आया कि अब सिर्फ हम दोनों ही जाग रहे हैं, एक अजीब सी सिहरन विजय की आंखों से होते हुए मुझ तक पहुंची। मैंने नजरें झुका ली। विजय मेरे एकदम करीब आ गया। वह मेरी सांसें बेकाबू होने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। वह अपने रूम की तरफ ले चला। उस वक्त भावनाओं का उफान अपनी चरम सीमा पर था। इसने मर्यादाओं के बांध तोड़ दिए। हम उफनती नदी के वेग में बह गए। एक क्षणिक आवेग, लेकिन सबसे खूबसूरत, क्योंकि हम भावी जिंदगी में एक दूसरे के हमसफर बनने वाले थे। पर यह हमारी सोच थी। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी घर वाले नहीं माने। मैं बेहद परेशान रहने लगी थी, क्योंकि वह रात अपना असर दिखाने लगी थी। विजय भी रात दिन इसी कोशिश में था कि किसी तरह घर वाले मान जाएं। पर मेरे घर वालों ने तो जैसे हमें ना मिलने देने की कसम खा रखी थी। और जब तक घर वालों को समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आनन फानन में रातों रात मुझे एक अनजानी जगह ले जाया गया, जहां मैं हर पल विजय और लता को याद करते रहती थी। पर मेरे पास कोई साधन नहीं था सिवाय यादों के। मैं अपने आप से ही सवाल करती कि मैं अच्छी हूँ या बुरी। फिर जवाब में मुझे विजय कहता नजर आता कि यह कभी मत सोचना, हमने गलती की है। हम जल्दी ही सामाजिक बंधनों में बंधेंगे। एक निश्चित समय पर मैं माँ तो बनी, पर अधूरी, क्योंकि बच्चे को डॉक्टर नहीं बचा सके। उसके बाद हम कभी नागपुर नहीं गए। हम वह शहर छोड़ चुके थे, मगर यादें कभी नहीं पीछा छोड़ती। यह तो आज इतने सालों बाद जब फेसबुक पर लता ने मुझे देखा तो कांटेक्ट किया और मैं यहाँ चली आई। मेरे आंसू बहते ही रहते अगर वह मुझे मासी कहकर आवाज ना देता। अरे बेटा तुम आओ बैठो। मासी क्या बात है, कितना सो रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? बेटा मैं ठीक हूँ। लता कहाँ है? मम्मी पापा आपका ही वेट कर रहे हैं, चलिए ना। कहकर बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम कर मुझे हॉल में ले आया। मैं न जाने क्यों विजय से कतरा रही थी, जिसे लता ने भांप कर कहा, आज इतने दिनों बाद हम मिले हैं। मैंने तेरा फेवरेट ढोकला भी बनाया है और कश्मीरी दम आलू भी। मैंने झूठ मूठ हंसते हुए कहा, बस पूरा मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी।
खाना खाने के बाद विजय हॉल में ही था। हम दोनों जैसे ही रूम में पहुंचे, लता ने दरवाजा बंद किया, पलंग पर बैठकर मुझसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तू किस मनोदशा से गुजर रही है, पर तुझे नहीं पता जो हम लोगों पर गुजरी। तुम्हारे अचानक चले जाने से विजय पागल सा हो गया था। वह भावावेश में उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद से विजय मेरी जिम्मेदारी बन गया था। वह अकेला था और मैं भी अकेली। हमारे पास बात करने के लिए तेरी बातों के अलावा जैसे कुछ था ही नहीं। जिंदगी जैसे वहीं रुक गई थी हमारी। पर फिर किसी के मार्फत अचानक एक दिन मुझे जानकारी मिली कि तुझे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मैं तुरंत वहां पहुंची, पर शायद थोड़ी लेट हो गई थी। तुम लोग तब तक वहां से निकल चुके थे। मैं हॉस्पिटल के अंदर गई। मैंने तेरे बारे में जानकारी निकाली तो डॉक्टर मुझे बच्चों के वार्ड में ले गई, जहां एक नन्हा मुन्ना पालने में पड़ा था, इस बात से बेखबर कि उसकी मां को उससे जुदा कर दिया गया है। मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और सारी फॉर्मेलिटी के बाद मैं उसे नन्हे मुन्ने को कलेजे से चिपकाकर अपने साथ ले आई तथा आकर विजय की गोद में डाल दिया। विजय कुछ पूछता उससे पहले ही मेरे बहते आंसू व आंखों की चमक ने उसे सब कुछ समझा दिया। आंखों ने आंखों से सवाल किया। वह जवाब पाकर हम कब एक दूसरे की बाहों में बंध गए पता नहीं चला। बच्चे की परवरिश के लिए हमें समाज के नियमों का पालन करना था, इसीलिए तब से हम पति पत्नी की तरह रह जरूर रहे हैं। पर तुम्हारी अमानत पर मैंने कोई खयानत नहीं की। हाँ, इतना जरूर है कि बच्चे की परवरिश करते समय मैं भूल गई थी कि मैं इसकी माँ नहीं, पर पति पत्नी वाला रिश्ता हमारे बीच कभी कायम हुआ ही नहीं। कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं पत्थर की बुत बनी अपनी उस फ्रेंड को देखे जा रही थी। मेरे बहते आंसू और कांपती जबान से एक ही बात निकली, मैं नहीं, तुम ही उसकी माँ हो। कहती हुई मैं विजय के पास चली आई, जहाँ वह असीम सी शांति के साथ भीगी आंखें लिए बैठा था। वह जान गया कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। लता ने तुरंत आवाज लगाई, विजयराज यहाँ आओ बेटा। नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ी। इतनी ज्यादा चाहत। मैंने जैसे ही डबडबाई आंखों से लता की ओर देखा, वह कहने लगी, तुम हमसे कभी दूर थी ही नहीं। भी विजय ने मेरे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बस अब और नहीं। आज मुझे यकीन हो गया कि जमीन पर भी भगवान होते हैं। यह कहते हुए मैं लता की तरफ मुड़कर कहने लगी, तुम्हारी आराधना मेरे प्यार से कहीं बढ़कर है। विजय पर तुम्हारा हक आज भी मुझसे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। बस एक बात और कि मेरे बेटे को कभी मत बताना कि मैं अपना वाक्य पूरा करती उसके पहले ही वे तीनों एक साथ बोल उठे, सब पता है। और मैं उस भगवान के आगे नतमस्तक हो गई जिसने मुझे जिंदगी में सब कुछ फिर से दे दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।